सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसा GNM असिस्टेंट हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इन कोर्सेज के लिए 10th पास। सेमी गवर्नमेंट में भी अगर गया तो 18 से 20 हज़ार के ऊपर ही सैलरी। गवर्नमेंट में अगर उसका चयन हो जाता है तो उसको कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी। ओके, हेलो एंड वेलकम टू द जी टॉक शो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट की एक नई सीरीज, जहां पे हम बात करेंगे हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, करियर और ऐसे ही अनगिनत टॉपिक पे। हर बार एक नए टॉपिक ले हम एक स्पेशल गेस्ट को बुलाएंगे और उन गेस्ट से बात करेंगे आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे और जानेंगे कि वो हमें अपना गाइड और मोटिवेशन कैसे देते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हमारे साथ है गेस्ट डॉक्टर रमेश टेमरे सर। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर रमेश टेमरे सर निर्मल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं और वोकेशनल कोर्सेज भी साथ में चलाते हैं। सर, हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। थैंक यू गौरव सर, आपने आज यहाँ हमें इनवाइट किया है पॉडकास्टिंग के लिए। मैं डॉक्टर रमेश टेमरे, 2012 में हम लोगों ने सबसे पहले संस्था की स्थापना किया। तब स्वामी विवेकानंद जयंती के 150वीं वर्षगांठ चल रही थी और तब हमें प्रेरणा के थ्रू हमने एक दृढ़ निर्णय किया कि मैं भी अपने बल पर, अपने पैर पर खड़े होकर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं जब फार्मेसी के लिए गया हुआ था, सबसे पहले 2010 में फार्मेसी के लिए गया हुआ था। फार्मेसी पे जाने के बाद में मुझे जब 2 साल कंप्लीट हो गए थे फार्मेसी के, तब फार्मेसी कंप्लीशन के दौरान मुझे जहाँ जगह चाहिए थी मुझे जगह नहीं मिल पाई और मैं काफ़ी निराश हो गया। और तब मैंने सोचा कि शायद बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक तो परिचय बहुत बड़ा काम करता है और उतना परिचय हमारा था नहीं, जिससे शायद 2 जगह हमें नहीं मिल पाई सर। पर मैंने कोशिश किया कि क्यों ना अपने दम पर हम कुछ ऐसा कर सके। तो उस समय 150वीं जयंती स्वामी जी की चल रही थी और बाकी न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, टीवी, दूरदर्शन पर सभी पर स्वामी जी के ऐसे प्रेरणा वाले थॉट्स देखकर मेरे भी दिल में ऐसा जगा कि मैं तो कुछ कर सकता हूँ भाई। और तब मुझे एक संस्था बनाने की जिद मेरे दिमाग में आई कि खैर मैं जिस वजह से एज ए फार्मासिस्ट मैंने कोर्स किया था फार्मेसी का, मैं वहाँ सफल नहीं हो सका, मुझे वो जगह नहीं मिल सकी। पर मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि जिससे मैं एक नई प्रेरणा के साथ में एक नया कुछ तो भी अपना एक फाउंडेशन करूँगा। और तब से सर 2012 को मैंने अपनी संस्था की स्थापना किया। और उस संस्था स्थापना में मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आई, पर पहली बार ऐसा होता है ना सर कि हमें कुछ पता नहीं रहता, पर हमें कुछ ऐसे गाइडेंस की जो मार्गदर्शक के रूप में हमें यहाँ गोदिया के अच्छा ख्याति प्राप्त पर्सन है श्रीमान उत्पल जी शर्मा सर। इन्होंने मुझे मेरे वो मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई के रूप में वो हमेशा उभरे रहे। उत्पल शर्मा सर, इनकी प्रेरणा के साथ इनका साथ जो मुझे मिला और मैं वहाँ से एक संस्था की स्थापना करके और एक व्यवसाय के साथ में मेरा बड़ा लगाव हो गया था। क्योंकि आफ्टर ट्वेल्थ जब मैं 12th में अनसक्सेस हो गया था, फेल हो गया था सर, और वो भी मेन रिजल्ट में मैं फेल हो गया था। और दूसरी बार भी मैंने परीक्षा देने के बाद भी दूसरे बार भी मैं फेल ही हुआ था। ऐसे तीसरे बार भी मैंने 12th पास किया था सर। तब मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में माननीय भगत सर मिले थे। उन्होंने बताया कि आप हेल्थ केयर सेक्शन में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो हिमालय कॉलेज में हमको पढ़ाते थे और वो व्यावसायिक सेक्शन में थे, वोकेशनल सेक्शन में थे। और वहाँ से उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि आप व्यावसायिक अभ्यासक्रम कर लीजिए, शायद आप बहुत अच्छे कर सकते हो और कम समय में आपके पास पैसा भी कम है और उस पैसे कम और समय कम के हिसाब से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। और सर वहाँ से ही बस मैंने प्रेरणा लिया और मैंने DMLT में एडमिशन कर लिया था। ओके। DMLT तब पाल साहब के यहाँ होती थी सर, पाल चौक में, रेल टोली में। और वहाँ से तब DMLT की फ़ीस काफ़ी कम रहती थी, पर उस ज़माने में वो बहुत ज़्यादा पैसे थे।
और तब भी हमारे पास पैसे उतरे नहीं थे, फिर भी हमारे आई बाबूजी ने जैसा भी व्यवस्था करके हमको कराया। वहाँ से एक क्लू, एक रास्ता ऐसा मिला, है ना। विनीता कट्रे मैडम हमको पढ़ाते थे, राजेश्वर कट्रे सर मैथ वाले हमारे गोंदिया से है। और बस मैडम के समझ लीजिए कि उनके एक परिचय ने मुझे डॉक्टर घनश्याम तुरकर सर के यहाँ भेज दिया कि मैम मुझे ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और मुझे जॉब की भी ज़रूरत है। तो मैडम ने एक बस चिट्ठी लिख के दिया और घनश्याम तुरकर सर के यहाँ, डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब है, रेडियोलॉजिस्ट है, उनके यहाँ मुझे प्लेसमेंट मिल गया। और ये बात है सर 99 की जी, 1999। और मेरी जब प्लेसमेंट वहाँ हुई तो वहाँ भी आसानी से प्लेसमेंट नहीं हुई मेरी। तब डॉक्टर साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में मुझे एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर दिया गया था जिसको एक पैराग्राफ लिखने बोला गया था और मैंने उसको एक ट्रेन पेपर पर मैंने लिख के भी दिया था सर को। और सर बोले कि ठीक है आपका अपॉइंटमेंट हो गया। पता नहीं उनको क्या दिखा, अपॉइंटमेंट हो गया, आपको 300 रुपये पर महीने मिलेंगे, आपको 7 बजे सुबह आना है और शाम को 7 बजे जाना है। बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी एक जर्नी रही है सर। 300 रुपये से आपने स्टार्ट किया जी। और जैसा कि मैं जानता हूँ, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है या सुना है, जब इंस्टीट्यूट की आपने स्थापना की, जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो आपने कुछ 14 या 16 बच्चों के साथ में शायद स्टार्ट किया था एंड देन आज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आप ट्रेन कर चुके हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली अपना जॉब कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। सर मुझे ये जानना है कि आपने वो जो एक मिनिमम एडमिशन से लेकर के एक मैक्सिमम तक के, आज एक गोंदिया में एक बड़ा नाम बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? जी सर, मैं एक बताना चाहूँगा सर। मैं जब 2012 में हम लोगों ने संस्था की स्थापना किए थे, संस्था की स्थापना के बाद में, संस्था स्थापना करने के बाद में हमें एक बोर्ड लगता है सर, वैलिड बोर्ड, जहाँ से मान्यता मिलती है, जहाँ से सर्टिफिकेशंस मिलते हैं और अप्रूव्ड होती है। तो संस्था तो ओपन कर लिए थे पर हमें वो बोर्ड, वो संस्था, वो जो एफिलिएशन जहाँ से मिलता है उसके बारे में हमें पता नहीं था। पर मैं ऐसे ही मेरे ही खुद के नॉलेज से मैं सर एक गोंदिया के गवर्नमेंट ITI में गया और वहाँ से मैंने ये जानकारी निकाली थी कि हमें एक अफिलिएटेड बोर्ड की ज़रूरत है, हमें अफिलिएशन कहाँ से मिलेगा, हमें एक बच्चों को ट्रेनिंग देना है तो हमको इसकी मान्यता कहाँ से मिलती है। तब वहाँ माननीय निमजे सर कह के थे, उन्होंने हमें बताया था कि इसकी एड आती है। और 2013 में उसका पूरा अफिलिएशन का पूरा प्रोसेस करके, और ये हम 2 महीने में प्रोसेस हो गया था सर। और वहाँ से फिर हमको जब परमिशन मिला, परमिशन मिलने के बाद, ये परमिशन मिलने के बाद हमें दाखिले की ज़रूरत होती है, एडमिशन की ज़रूरत होती है। और तब हम लोगों ने बहुत ही अपने नज़दीक से या पास के जो बच्चे हैं उनको लेकर, क्योंकि कम समय रहता है सर, दाखिला के लिए 1 या 2 ही महीना मिलता है और उस 2 महीने में हमको एडमिशन की प्रोसेस करना पड़ता है। और वहाँ से हमने जो 12 बच्चे थे सर हमारे पास, केवल 12 बच्चे, है ना। 2012 की हमारी संस्था थी, 12 ही बच्चे थे और हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया, सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर हम लोगों ने 30 बच्चे जमा कर लिया, क्योंकि जब हमने 12 बच्चों को ट्रेनिंग दिया और 12 बच्चे से पूरे 12 के 12 सर प्लेस्ड हो गए नेक्स्ट ईयर। क्योंकि तब ये बात थी 2013 की, 12-13 में बहुत सारी तो लैब नहीं बोलेंगे हम, गोंदिया में हॉस्पिटल बहुत सारे थे पर पैथोलॉजी लैब कम थी सर, 3 से 4 ही थी। पर हर एक हॉस्पिटल में एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, कॉम्पिटेंट टेक्निकल लेबोरेटरी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है ना। तो हमारा एक विज़न ही ऐसा था कि हम ऐसे टेक्निकल पर्सन तैयार करें जो लेबोरेटरी साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी अपनी पूरे हॉस्पिटल के साथ साथ पूरे सोसाइटी को भी अपनी सर्विस दे सके। ये हमारा विजन था सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर 12 नंबर आपके लिए लकी था, 12 बच्चों से स्टार्ट किया, 12वां साल आपका था जी। और इत्तेफाक देखिए कि हम 12वें महीने की शुरुआत में इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं जी सर। सो आपकी एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है सर। स्टूडेंट से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके कि जनरली जो वोकेशनल कोर्सेज या पैरामेडिकल में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कौन से बैकग्राउंड के होते हैं और कौन सी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में 10th के बाद में 12th के बाद में एडमिशन ले सकते हैं, ये मैं इसमें चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा। जी सर, हमारे यहाँ जो वोकेशनल कोर्सेस है सर, वोकेशनल कोर्सेस है, अभी तो हमारे यहाँ
हमारी उपलब्धि में टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल जी। हो गया है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो हमारे यहाँ एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन है एडमिशन का, जो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, वो है सर 10th SSC पास। और अभी इस साल से अभी जो DMLT के जो कोर्स है सर 2 ईयर का, इसको साइंस कंपलसरी कर दिया गया है और 12th हो गया सर। ओके जी सर। और बाकी के जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसा GNM असिस्टेंट हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इन कोर्सेज के लिए 10th पास की जरूरत 10th पास, मतलब मिनिमम 10th पास एंड 12th पास विद साइंस। जी तो ये अगर बच्चे रहे तो वो इसमें आ सकते हैं। सर फ्यूचर की बात करें जी। कि बच्चों को अगर देखिए हर चीज जो इंडिया में कंपैरिजन चालू हो जाता है वो फाइनेंस से हो जाता है, कि अगर बच्चा एक कोर्स करके बाहर निकल रहा है तो इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो एक मंथली उनकी अर्निंग क्या हो जाती है। पैरामेडिकल के कोर्सेज में जैसा DMLT जी। DMLT है, उसमें OT टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है और GNM असिस्टेंट है सर। तो DMLT करने के बाद में 2 साल का जो कंप्लीट करने के बाद में सर उसको बहुत अच्छा, अगर उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग लिया है और उसमें अगर अच्छी स्किल है तो प्राइवेट जो लैब है सर, प्राइवेट लैब्स में 10 से 12 हज़ार से वो स्टार्ट करता है सर। ओके। और अगर उसको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में वो जाता है, सेमी गवर्नमेंट में भी अगर गया तो 18 से 20 हज़ार के ऊपर ही सैलरी मिलती है। ओके। और गवर्नमेंट में अगर उसका चयन हो जाता है तो उसको कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी। ओके। मतलब अगर देखा जाए तो 10th के बाद में अगर वो जिस प्रकार से उसका सिलेक्शन होता है या जिस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ता है, उस हिसाब से उसका एक रेशियो 10 to 12 से स्टार्ट होकर के 80,000 तक के भी जाता है। ओके सर, क्या पैरामेडिकल कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए है? नहीं सर, ये सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो गर्ल्स या बॉयज़ के लिए होगा। उसमें अभी हमारे यहाँ तो जो रेशो है सर, उसमें गर्ल्स ज़्यादा है। ओके। 90% गर्ल्स रहती है सर, 10% बॉयज़ रहते हैं। गर्ल्स को, बच्चियों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है और इन फील्ड में जैसा हेल्थ केयर सेक्टर है सर, ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। तो इसमें ज़्यादा करके गर्ल्स ही मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होती है। बॉयज़ व्यावसायिक अभ्यासक्रम में ITI वगैरह की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, है ना, मेडिकल की तरफ भी जाते हैं। पर हमारे यहाँ मैक्सिमम 90% गर्ल्स है सर। पर उसमें कोई ऐसा रेशो नहीं है कि 50% गर्ल्स या 50% बॉयज़, ऐसा कोई नहीं सर। जिसमें 100% भी गर्ल्स रह सकती है, 100% बॉयज़ रह सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं है सर। इसमें क्या 10th के और 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं एडमिशन के समय? सेकंड क्लास कम से कम चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए सर, कम से कम बच्चा पास रहे। और माननीय जो पंत प्रधान जी का जो अभी चल रहा है कि स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम और कौशल विकास के अंतर्गत, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल मिलेगा और उतने हाथों को काम मिलेगा, इनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो योजना है, उसके तहत ये सब कोर्सेज चलाए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट वाले। और उनका काफ़ी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी उन लोगों ने लॉन्च किया है सर। ओके सर, मैं अगर इंडिया लेवल की बात करूं या महाराष्ट्र लेवल की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि पैरामेडिकल या वोकेशनल कोर्सेज कितने जॉब्स क्रिएट करते होंगे, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिला करके, कि कितने जॉब्स क्रिएट करते होंगे इन नंबर्स अगर देखा जाए तो? महाराष्ट्र के अगर स्टेट लेवल से देखेंगे सर, हम लोग स्टेट लेवल है ना, स्टेट लेवल पर हम बाद में जाते हैं। पहले हम मेरे छोटे से इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट करता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में एक बैच में सर 30 स्टूडेंट होते हैं, है ना। अगर उस 30 स्टूडेंट की बैच अगर मैं उठा के देखूं तो हर साल अगर वो 30 स्टूडेंट अगर एक बैच से निकलते हैं तो 30 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स जॉब प्लेस्ड हो जाते हैं। ओके जी सर। तो अब उस पर से हम एक नंबर निकाल सकते हैं कि ऐसी 30 स्टूडेंट की एक बैच, यानी मेरे पास होगी सर 4 बैच। जी, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 66-67% के आसपास प्लेसमेंट हो ही जाता है। जी सर, जी सर। और अगर देखा जाए तो मैं नंबर जानना चाह रहा था सर कि मतलब ऑल ओवर जो महाराष्ट्र में कितनी पोस्ट होती होंगी, कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मतलब मैं इस नंबर्स में जानना चाह रहा था। पैरामेडिकल में तो देखिए अभी महाराष्ट्र प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर मिलाकर महाराष्ट्र लेवल से तो बहुत सारे, इसमें समझ लीजिए 5 से 10 लाख के करीब 10 लाख तो होने ही चाहिए एम्प्लॉयमेंट्स। ओके। क्योंकि
हम अगर अपने गोंदिया जिला की ही बात करेंगे जी। तो गोंदिया जिला या गोंदिया पूरे हमारे सिटी की बात जी। करें तो इसमें कम से कम ऐसे 8 से 10 हॉस्पिटल्स बड़े हैं। ओके। और वो हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एक एक हॉस्पिटल्स में हमारे पैरामेडिकल के कम से कम ना 50 से 60 ना वो एम्प्लॉयर्स रहते हैं सर, जो काम करने वाले रहते हैं। और उनमें एक नर्सिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है, Okay. रेडियोलॉजी अलग होता है। तो मैं एक अंदाज कहना चाहूँगा 10 से 15 लाख तो बिल्कुल 10 से 15 लाख जी, जॉब्स जी। अगर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिला दे तो जी, महाराष्ट्र लेवल पे आप ये बात करें। सो सर, जैसे कि आपने बात की कि पैरामेडिकल में महाराष्ट्र लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल लेवल पे भी है? बिल्कुल सर, जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो मंत्रालय होता है, यहाँ से हमारे भारत देश से काफ़ी बच्चे जापान तक Okay. गए हुए हैं सर। हाँ, जिनका सिलेक्शन यहाँ से एक गवर्नमेंट के जो ITIs होती है, जो व्यावसायिक अभ्यासक्रम जो चलाते हैं गवर्नमेंट के संस्थान होती है, जी। यहाँ से बड़े प्रोग्राम लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं और इनका सर सिलेक्शन होता है। ओके जी। सो मतलब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब ये नहीं है कि जो जनरली एक थिंकिंग होती है सर कि रेगुलर एजुकेशन से जो अभी बाकी फील्ड्स के बारे में है तो ये सारी वोकेशनल कोर्सेज को ऐसा कम करके ना आका जाता है, ये होता है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि इनमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और इनको भी करने के बाद में भी बच्चे अपना करियर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। जी। सर, ये तो बात हो गई कि किसको आना चाहिए या कौन इसमें आ सकता है। मैं एक ये पूछना चाहूँगा कि किन लोगों को बिल्कुल पैरामेडिकल फील्ड में नहीं आना चाहिए? तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उसको सीरियसनेस नहीं है। है ना, बिल्कुल उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझता है वही इस फील्ड में आए। ओके। हॉस्पिटल की या फिर उस लेबोरेटरी की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को अगर किसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, डायग्नोसिस चाहिए, तो अगर उस टेक्नीशियन ने या फिर उस असिस्टेंट ने, नर्सिंग असिस्टेंट ने अगर जवाबदारी से अपना काम नहीं किया है तो उस पेशेंट की जान जा सकती है सर। इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही इस फील्ड में आए, ज़्यादा बेटर होगा। और जिन्हें डर लगता है ना कि मुझे ब्लड से डर लगता है या फिर मैं OT में कैसे जाऊँ या फिर वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में कैसे जाऊँ, है ना, बहुत सारा किसी को बहुत सारी एक फोबियास रहते हैं सर। तो ये ऐसे बच्चे ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आने के बाद में भी वो गलतियाँ करते जी, है ना, तो बेटर नहीं कर पाते। और ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, वो जान ले सकते हैं। एक डिसीजन किसी की जान ले सकता है। जी सर। बहुत ही एक अच्छी बात सर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम इन मुद्दों पे बात ही नहीं करते हैं। ये बहुत ही आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे सामने रखा सर। सर, क्या एक बच्चा DMLT या बाकी जो कोर्सेस है, पैरामेडिकल के कोर्सेस है, इसको करने के बाद में अपना लैब भी ओपन कर सकता है? ये अपॉर्चुनिटी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। DMLT देखिए, अभी तो 10 के बाद SSC के बाद ही होता था, अभी तो 12th साइंस हो गया है। पर अगर जिसने DMLT किया है, BSc अगर किया है, बैचलर इन साइंस, तो वो अपना एक परमिशन लेकर, पैरामेडिकल काउंसिल से परमिशन मिलती है, तो पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड टेक्नीशियन बनके अपना खुद का लैब ओपन कर सकता है। मतलब ये बोला जा सकता है कि पैरामेडिकल जो कोर्सेज है वो एक सिर्फ जॉब तक के सीमित नहीं है। अगर आप इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं तो आप एक लैब ओपन करके एक अच्छा बिजनेस चेन ओपन कर सकते हैं। क्लिनिकल लैब वगैरह वो कर सकता है, क्लिनिकल लेबोरेटरी ओपन करके अपने जो रूटीन टेस्ट है वो कर सकता है। बाकी स्पेशल अगर टेस्ट उसको करना है, स्पेशल अगर कुछ स्पेसिफिक हार्मोनल टेस्ट वगैरह करना है तो उसके लिए उसको क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत पड़ती है। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, वोकेशनल कोर्सेस और पैरामेडिकल कोर्सेस ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं, देखिए पैरामेडिकल ये सेक्टर है। ओके। हेल्थ केयर का पैरामेडिकल सेक्टर है। ओके। और पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, तो उसमें हम नर्सिंग ले लेंगे, है ना, पैरामेडिकल में नर्सिंग, है ना, हॉस्पिटल को जो असिस्ट करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट होंगे ये पैरामेडिकल में आएंगे, एक्सेप्ट फार्मेसी। जी, फार्मेसी को अलग से उसका काउंसिल बना है। पैरामेडिकल काउंसिल में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, है ना, ये नर्सिंग, ये सब आते हैं सर। ओके सर, अगर जो कोर्सेज की आपने बात किया
तो मैं इनका ये जानना चाहूँगा कि इनके ड्यूरेशंस क्या होते हैं। जैसे आपने नर्सिंग की बात की है, जो बाकी कोर्सेज की बात, एक ड्यूरेशन जो सबसे मिनिमम टाइम से ड्यूरेशन स्टार्ट होता है और मैक्सिमम टाइम तक के ड्यूरेशन जाता है, वो कोर्सेज की आप जानकारी दें। सर इसमें पैरामेडिकल में 6 महीने के भी कोर्सेस होते हैं, Okay. जो सर्टिफिकेशन कोर्स कहलाते हैं और पार्ट टाइम कोर्स कहलाते हैं। उसमें 12 महीने वाले जो 1 साल वाले कोर्सेस होंगे सर, वो फुल टाइम कोर्सेस कहलाते हैं और उनका 12 महीने का ही रहता है, एनुअल एग्जाम होता है। दूसरा जो रहेगा उसमें डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं सर, डिप्लोमा कोर्सेस भी आते हैं। डिप्लोमा में जैसा 2 ईयर DMLT, 2 ईयर रेडियोलॉजी, 2 ईयर फिजियोथेरेपी, है ना, पैरामेडिकल 2 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। उसके बाद में इसमें सर डिग्री कोर्सेज भी होते हैं 3 साल के जी ना, जैसा BSc इन रेडियोलॉजी, BSc इन OT, BSc इन MLT, BSc इन PCM पेशेंट केयर मैनेजमेंट, है ना। इसमें बहुत सारी रेंजेस है। तो अगर मैं जैसे सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या इसमें 100+ ऐसी कोर्सेज है या अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, हर एक कोर्सेज में जैसा सर अभी हम देखेंगे कि BSc रेडियोलॉजी अगर किसी को करना है, BSc रेडियोलॉजी करने के बाद में वो एज अ टेक्नीशियन वर्क करता है ना। किसी भी क्वालिफाइड पर्सन जो MBBS DMRE होगा उनके उनको असिस्ट करता है सर। तो ये वाली जो सीट्स होगी, जैसा 20 में से 20 तो सर बिल्कुल प्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता BSc रेडियोलॉजी क्या है, BSc इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या है। और बाकी जैसा हम DMLT की बात करें तो DMLT सभी को पता हो जाता है जी। और बहुत सारे लोग इसकी जो फीस स्ट्रक्चर कम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसको प्रीफर करते हैं सर। ओके सर, जो DMLT कोर्सेज होते हैं, राइट, ये इनकी इंटर्नशिप मतलब क्लासरूम से बाहर इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल लर्निंग कब से स्टार्ट हो जाती है? जैसा सर हम DMLT को ले लें, DMLT को हम समझ लीजिए 400 क्लासेस होती है उसकी, पर ईयर 200 और पर ईयर 200 ऐसा 400 उसकी क्लासेस थ्योरी की होती है। और उसके साथ साथ सर उसको हर ईयर में 3 महीने यानी 3 6 महीने ऐसे उसको इंटर्नशिप के लिए जाना होता है। तो इंटर्न बाकी के जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कॉलेज में तो होते ही है, पर उसको जो 6 महीने इंटर्नशिप है सर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर बड़े जो लैब्स होते हैं, प्राइवेट लैब होते हैं, वहाँ पर पूरा करना पड़ता है। ओके सर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामेडिकल की हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो पैरामेडिकल के अलावा वोकेशनल अगर जो कोर्सेज की हम बात करें तो इसके अलावा जो पैरामेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते लेकिन वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, बाकी वोकेशनल, तो ऐसे और क्या कोर्सेज हो सकते हैं कि जिसमें बच्चे? वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारे नंबर ऑफ लिस्ट है सर, 365 कोर्सेज है इसमें और सभी अलग अलग सेक्टर्स में है। जैसा एग्रीकल्चर में हम देखेंगे तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये भी वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं सर। उसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, उसमें ब्यूटी पार्लर से कोर्सेस है सर, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेस है, वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत है सर सब ये। और उसमें जैसा वायरमैन वगैरह है, इलेक्ट्रीशियंस है, फीटर है, ये भी कोर्सेज वोकेशनल के अंतर्गत है ना। और कैटरिंग से जो होटल मैनेजमेंट वाली जो कोर्सेज होते हैं, ये भी है नंबर ऑफ लिस्ट कम से कम 10 से 12 ऐसे सेक्टर्स है सर, जिसमें अलग अलग कम से कम 20 25 कोर्सेज की लिस्ट है। ऐसे 365 कोर्सेज है जो वोकेशनल बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट मुंबई, यहाँ से पूरे अप्रूव्ड कोर्सेज है सर, जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो हमको देता है परमिशन। सर अगर पर्टिकुलरली कोई स्टूडेंट इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो ऐसी कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र जो बोर्ड है वहां से, तो ऐसे कौन सी प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है जहां से इसकी इन्फॉर्मेशन, उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? जी, तो सर ये जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है, आजकल तो एक स्वयं पोर्टल सबसे बड़ा पोर्टल हो गया है, जिसमें स्वयं पोर्टल में तो बच्चा ट्रेनिंग सेंटर पर न जाते हुए भी अपने घर से कंप्यूटर से 12 वीक या फिर 30 वीक्स ऐसे कोर्सेस आए हैं सर, जो ऑनलाइन कोर्सेस कहलाते हैं वोकेशनल। स्वयं पोर्टल करके है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, एक वहाँ से जानकारी मिल सकती है। दूसरा MSBSVET है ना .ac.in पर जाकर महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट वाली जो वेबसाइट है उस पर जाकर वो सर्च करें तो यहाँ से पूरे जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है, स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेस है, सब बच्चों को पता चल जाएगा। दूसरा हमारे कॉलेज की खुद की वेबसाइट है सर, ना
ac.in यहाँ जी। पर भी गए तो वहाँ से एक लिंक मिल जाती है बोर्ड की, वहाँ पर जाके भी वो सर्च कर सकते हैं। ओके सर, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे जो अपने घर में बैठ करके भी अपने लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू भी ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सर इसी से रिलेटेड मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, क्या इसकी कोई एक एज अपर लिमिट है कि यही कर सकते हैं? जैसे कोई अगर मैरिड वुमेन करना चाहती है या कोई एक पर्सन है जो 30-35 ईयर्स के बाद में करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एज बार नहीं है, नो एज बार, ओके है ना। वो जैसा सर अगर कोई एक बस उनको मिनिमम जो उनका 10th-12th का जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना है, वो पूरा करना है। और अगर पहले से जैसा कोई समझ लीजिए किसी के सैलून है ना, कोई घर में ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है और उसके पास अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो एक अपने आप को अफिलिएटेड अप्रूव्ड कर दिखाने के लिए ये सब चीजें कर सकता है सर। मीन्स अगर किसी ने अपने शौक के लिए अपने घर में सैलून ओपन करके रखा हुआ है या ब्यूटी पार्लर ओपन करके रखा है तो वो सर्टिफाइड हो सकते हैं। अच्छा, क्या वो सर्टिफाइड होने के बाद दूसरों को भी ट्रेनिंग देकर के फिर सर्टिफाइड कर पाएंगे? बिल्कुल सर, उसके लिए जैसा डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद, है ना, तो वो खुद भी दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं, है ना, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं सर। बिल्कुल ओके, ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही सर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉलेज नहीं होता है। कोई भी अपना ये जैसे सैलून हो गया, पार्लर हो गया, कोई भी एक छोटा सा ये ओपन करके वो रख लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर इस बारे में जानकारी मिलेंगी जो अब आपके थ्रू मिलने जा रही है, तो वो एक सर्टिफिकेट कोर्स करके अपने आप पे लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये भी हमारे स्टूडेंट ने ही पूछा है। पैरामेडिकल और वोकेशनल कैरियर चुनने वाले छात्रों को आप क्या सलाह देंगे? ये क्वेश्चन आया है सर हमें, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? हमारे तरफ से तो एक राय रहेगी, सलाह रहेगी कि अगर वोकेशनल कोर्सेस अगर कोई चूज करता है तो बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में, है ना, उसका अपना एक करियर बन जाता है। दूसरा पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, है ना, कि मैंने एक व्यावसायिक अभ्यासक्रम को चुना और मैं आज इस मकाम पर हूँ जहाँ से मैंने अपने एक 300 रुपये से स्टार्ट किया था अपने करियर को, और आज हमारे पास में गोंदिया सिटी में, है ना, एक नामचिन्ह हॉस्पिटल डॉक्टर संजीव चिटनवीस, उनके यहाँ का पैथोलॉजी वहाँ का पैथोलॉजी जो है इंडोर पैथोलॉजी, वहाँ पर एज ए टेक्नीशियन भी वर्क करता हूँ मैं। और एक हमारे पास में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, निर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, हम लोग 10 से 11 साल हो गए सर जिसको हम चला रहे। तो ये और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद ही मिला है सर। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद ही हूँ सर। हम बात कर रहे हैं कम पैसों में, लेकिन लोग फिगर जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वोकेशनल कोर्स एक मिनिमम फीस क्या स्टार्ट होती है और अप टू कहाँ तक के जाती है? कि कोई भी होगा कि फिगर जानना चाहता है कि अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए लगेंगे? सर इसमें वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स होती है, जैसा 6 मंथ की है तो 6 मंथ के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये में वो हो जाती है सर ट्रेनिंग कोर्स, है ना। और अगर 1 ईयर कोर्स करना है उसको 10 से 15 हज़ार के बीच वो कोर्सेस हो जाते हैं, है ना, 1 ईयर का। और 2 ईयर के जो कोर्सेस होते हैं पर ईयर 20,000 रुपीज़ उनको खर्चा। इसमें कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी या रिजर्वेशन ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं सर? सर इसमें बोर्ड तो नहीं देता है, बोर्ड अभी बोर्ड की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ऑलरेडी इसकी फीस कम रहती है। पर इसमें बहुत सारी स्कीम्स है सर जो स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है ना। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के मम्मी पापा अगर कोई, है ना, बांधकाम से रिलेटेड है या फिर वो कोई रूरल एरिया से आते हैं तो उनको बच्चों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो भवन से, है ना, समाज कल्याण से बच्चों को पढ़ने के लिए सर स्कॉलरशिप मिलती है और कॉलेज के माध्यम से कुछ उनको लेटर प्रोवाइड किया जाता है और उनको सर उतना 10 से 15 हज़ार रुपये एक स्कॉलर के रूप में मिलती है सर। अभी मिलना शुरू हुआ है। ग्रेट। एज अ टीचर आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने आपको इंस्पायर किया ये पूरी जर्नी में? हाँ, ऐसे बच्चे हैं। तो उसमें एक हमारे राधेलाल पटले सर हैं जिन्होंने एक गांव से आकर, और उनको भी ट्रेनिंग मैंने ही दिया था। ट्रेनिंग देने के बाद में आज मेरे साथ मेरे ही संस्था में वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर कि ये तो होता है कि हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं लेकिन स्टूडेंट भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपके साथ आपके इंस्टीट्यूट से निकले हुए जो बच्चे हैं
वो आज आप ही के इंस्टीट्यूट में आपके साथ में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। जी। सर हमने पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में और वोकेशनल कोर्सेज के बारे में तो बहुत बात की, अब मैं कुछ निर्मल पैरामेडिकल कॉलेज के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्या राइट वे हो सकता है आपसे अप्रोच करने का, या कब से इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं? एडमिशन ओपन की प्रोसेस होती है सर 1 मई के बाद। 1 मई के बाद? 1 मई से 30 जुलाई तक। ओके, 1 मई से 30 जुलाई। और सर अभी तो ये बात हो गई एडमिशन की, लेकिन एडमिशन के लिए जो बच्चा आएगा सबसे पहले वो ये जानना चाहेगा कि निर्मल पैरामेडिकल का क्या सक्सेस रिकॉर्ड रहा है, तो मैं वो जानना चाहूँगा। तो सर निर्मल पैरामेडिकल कॉलेज एक हमारा कॉलेज अप्रूव्ड कॉलेज है, महाराष्ट्र शासन से अप्रूवल है इसको सर। दूसरा AICTE अप्रूव्ड भी है। तो महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत सबसे पहला बोर्ड हमारे पास है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट मुंबई, और दूसरा जो हमारे पास में बोर्ड है सर दैट इज़ MSBT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, और तीसरी हमारे पास परमिशन है सर टाटा यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई। जी। तो हमारे यहाँ जो MSBV जिसे हम बोलते हैं सर स्किल डेवलपमेंट वाला जो वोकेशनल बोर्ड होता है, वहाँ से हमारे पास में 4 कोर्सेज चलाए जाते हैं। जो हेल्थ केयर के हैं और एक एग्रीकल्चर कोर्सेज है सर। जैसा एग्रीकल्चर में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 2 ईयर का है, और हेल्थ केयर सेक्टर में से हमारे पास में सर DMLT है, GNMA है, OT टेक्नीशियन है ना, और अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर भी हमारे पास आया हुआ है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इसके ऊपर में आप फोकस करें। जी, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है सर स्वच्छता निरीक्षक के इसकी सीट निकलती है, और इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसा गवर्नमेंट के जो बड़े जैसा डिपार्टमेंट होते हैं, नगर परिषद है ना, महानगर पालिका, जिला परिषद, या एजुकेशन, या फिर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं सर, यहाँ पर स्वच्छता निरीक्षक के एक सीट होती है, पोस्ट होती है, जिसके लिए वो उस कोर्स करने के एक बाद ऑब्जर्वर, अगर देखा जाता है कि ऑब्जर्वर ये जो सारी चीज़ों के ऊपर में नजर रखते हैं। निर्मल पैरामेडिकल एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है। जी जी। तो वो क्या इसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है या वो अलग है? नहीं सर, हमारे निर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़ा हुआ है। और टाटा यूनिवर्सिटी का टाटा यूनिवर्सिटी की मैं एक उपलब्धता हम बता दें कि निर्मल इंस्टीट्यूट को स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के अंतर्गत हमको एक बेस्ट एकेडमिक अवार्ड से एक बेस्ट एकेडमिक अचीवर अवार्ड अब 2019 में हमें बेस्ट है ना एकेडमिक अचीवर करके हमें टाटा यूनिवर्सिटी से हमको एक सम्मान दिया गया सर। और दूसरा जो 2021 में हमारी एक BSc इन MLT की छात्रा आंचल टेमरे, इनको सर पूरे भारतवर्ष में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वो भी हमारे स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था की स्टूडेंट, निर्मल इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 80% के साथ BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में मार्क 80% लेकर पूरे टाटा यूनिवर्सिटी में इनको बुलाकर इनका सत्कार किया गया सर, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। वाह, मतलब अगर देखा जाए एक छोटे से गांव से आपने एक जर्नी स्टार्ट करी जी, आपके बच्चे जो गोल्ड मेडल तक के पहुंचे, ये एक बहुत ही शानदार जर्नी रही सर। एंड अब ऐसी कुछ चीज़ जो आप बताना चाहते हो अपने साइड से, जो हमारे क्वेश्चन नहीं है, जो आप बताना चाहते हो, हम वो सुनना चाहेंगे सर। निर्मल इंस्टीट्यूट के अगर बैनर तले काम करते हैं तो हमारे पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा वाली हस्तियाँ रहती है। जैसे अगर हम नाम लेना चाहें तो हमारे साथ में माननीय उत्पल शर्मा सर, और पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में अगर हमको किसी ने सपोर्ट किया है, और अगर जिनकी प्रेरणा से हम यहाँ तक है, वैसे डॉक्टर मनीषा मिश्रा मैडम, डॉक्टर संजीव चिटनविस सर, डॉक्टर प्रणीता चिटनविस मैडम, और डॉक्टर LD सोमानी सर, सुधीर जोशी सर, इन लोगों के काफ़ी सहयोग से, इन लोगों के सपोर्ट से हम इस बैनर पर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है, हमारा मिशन यही है सर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हाथ में स्किल देकर उनको इस हमारे भारत की प्रगति में, हमारे इस देश की प्रगति में उनको सम्मिलित करें। जाते जाते मैं सिर्फ चाहूँगा
कि जो बच्चे अभी DMLT में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे आने वाले हैं, एक छोटी सी टिप जो आप पर्सनल लेवल पे उनको देना चाहें, बस वो टिप आप शेयर करें। मेरा ये कहना होगा सर कि अगर कोई हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोग जो DMLT की बात करें, DMLT या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में अगर हम बोले, तो अगर DMLT हो या नर्सिंग स्टाफ हो या फिर OT टेक्नीशियन हो, कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ वाला जो भी अगर कोर्स कर रहे हैं, ये तो आपको जो भी स्टूडेंट अगर इसमें एडमिशन ले रहा है तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए और जो हमारे स्टूडेंट ने पूछे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के सवालों के जवाब आज सर ने आप लोगों को दिए हैं। और अगर बाकी आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो हम सर की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां पे आप जा करके और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। गौरव सर, आपने मुझे आज इस जी टॉक्स शो के लिए इनवाइट किया और आज इस शो में आने के बाद में मुझे इतना सारा जो नॉलेज आपके शो से मिला है और मुझे यहाँ आने के बाद में इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं कहीं पहली बार अगर किसी शो में आके अपने दिल की बात और मेरा जो किया हुआ है ना, मैंने जितना भी यहाँ तक स्टेज पर आने के लिए जो मेहनत किया है उसको मैंने पूरा से यहाँ आपके साथ साझा किया सर, और इसका बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे एक मौका दिया गया अपनी बातों को रखने का। और इतने अच्छे नॉलेजेबल क्वेश्चंस जो सर आपने पूछे, और इससे बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा और मैंने महसूस भी किया कि मैंने यहाँ आने के बाद में आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जी टॉक्स शो को और आज आपकी पूरी टीम को जिन्होंने इस पूरे शो को बनाने के लिए हम मेहनत किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।